बोलने वाले हैं। जोहार, नमस्कार। कोविड भिन्न भिन्न नाम है, कोरोना, कोविड-19, डेल्टा, ओमिक्रॉन, पता नहीं और कितने वेरिएंट्स बनेंगे और क्या आएगा। किस ढंग से कहर ढा रहा है, पूरी दुनिया में आतंक मचाए हुए है, हम सब वाकिफ़ हैं इससे। और कब तक चलेगा यह भी कहना बहुत मुश्किल है। सरकारें, मेडिकल अथॉरिटीज़ जो हैं अपने हिसाब से उसके बचाव, उसके इलाज की बातें कर रही हैं और वैज्ञानिक भी यही कह रहे हैं कि हम इन चीज़ों को मेंटेन करें। शुरू में आरंभिक काल में कहा गया था कि कोविड से बचाव के लिए जो 3 प्रमुख तरीके हैं उनको अपनाएं, लेकिन बीमारियां तो होती हैं, दुर्घटनाएं भी होती हैं, सर्जरी भी होती है और विभिन्न सीजनल कारणों से भी लोग बीमार पड़ते हैं। तो क्या करें? इलाज करें, नहीं कराएं? इलाज नहीं कराएंगे तो बीमारी बढ़ेगी। इन तमाम सिचुएशन पर कोविड के अनुरूप हमारा व्यवहार कैसे हो ताकि हम बचाव कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा और हम सुरक्षित रह सकें। हम सुरक्षित रहेंगे तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्वास्थ्य संरचना है आधारभूत, उस पर लोड कम पड़ेगा। दूसरे जो ज़्यादा नीडी मरीज हैं उनका इलाज हो सकेगा। बीच बहस में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर DKL चौहान, जो CCL में चीफ ऑफ मेडिकल सर्विसेज हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर RR सिन्हा, जो सर्जन हैं और CMS रह चुके हैं CCL में। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजचंद झा, जो ऑर्थोपेडिशियन हैं और जनरल प्रैक्टिशनर हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिवेश, जो रिम्स में PSM विभाग में है। आप सबका स्वागत है, सबको नमस्कार, सबको जोहार। मैं डॉक्टर चौहान आप ही से आरंभ करता हूँ। CCL में कार्यरत मजदूरों की संख्या हजारों में है। उसके अनुरूप कोविड का जो आतंक है, हॉस्पिटल्स की संख्या उस अनुरूप अगर देखें तो कम है। मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या भी कम है। आप शुरू में जो CMD के साथ आपकी बात हुई, पहला जो वेव था उस समय, नेक्स्ट वेव में अभी जो CMD है उनसे बात हुई थी, अब आपसे बात हो रही है। कैसे आप लोग अपने यहाँ मैसेज करते हैं वर्कर्स को, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको, कि कैसे कोविड अनुरूप बिहेवियर रहे? हॉस्पिटल में तो काम बंद होगा नहीं, एकमात्र जगह है जहाँ काम नहीं बंद हो सकता है। तो वहाँ से जो पेशेंट्स आते हैं, उनके जो अटेंडेंट्स आते हैं, आपका जो सामान्य काम काज है, वो कैसे आप लोग मेंटेन करते हैं? हम लोग को मास्क यूज करने के लिए सबको प्रोत्साहन करते हैं, पेशेंट हो चाहे अटेंडेंट हो, जो भी हो, और कोशिश करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके करें और उन लोगों को इंस्ट्रक्शन भी देते हैं मेंटेन करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को। और जो मरीज इन्फेक्टेड है उसके लिए हम लोग उनके लिए अलग वार्ड है, अलग पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, वो देखभाल करते हैं विथ PPE किट। बाकी नॉर्मल वार्ड में हम लोग मास्क सब मरीज को देते हैं। हम लोग उनका स्टाफ, नर्स सब PPE किट में रहते हैं। नॉर्मल पेशेंट को इस तरह का देखभाल करते हैं। डॉक्टर सिन्हा, आप तो CCL में भी रह चुके हैं लंबा, और पहले पहला जो वेव था उसमें आपसे बात भी हुई थी, उसके बाद सेकेंड वेव में भी बात हुई थी। अब एक बड़े हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं। दूसरे की सोशल गैदरिंग जो होता है, जिसमें कि खास करके एसोसिएशन वगैरह का आपका जो है, उसमें भी आपकी भूमिका रहती है। आप पब्लिक से, दोस्तों से, परिवार के लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस मामले में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है कोरोना बिहेवियर के लिए, लोगों से, जो समाज में जो समाज के लोग हैं उनको जो बार बार कहा जाता है 2-3 चीज़ें जिसके लिए है, उसको तो हमें ध्यान में रखना ही चाहिए। जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना,
घर पहुंच रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, बार बार साबुन से हाथ धोना या अपने हाथों को सैनिटाइज करना, ये तो एक अलग मैसेज है जो कि एक नॉर्मल, अब करीब करीब हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं सबको पता है कि हमें ये बिहेव करना है। इसके अलावा मैं आज के दिन में ये जो ओमिक्रॉन आया है, जो कि कहा जा रहा है कि काफ़ी इन्फेक्टेबल है, ये ज़्यादा ही संक्रामक है। ये पहले जो वेराइटीज़ आए, पहले जो स्ट्रेन्स आए थे, जैसे नॉर्मल स्ट्रेन थे या बीटा स्ट्रेन था या डेल्टा स्ट्रेन था, उससे ज़्यादा संक्रामक माना जा रहा है इस स्ट्रेन को। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए पहला चीज़ जो मैं कहूँगा, जो जनरल पब्लिक हैं, कि अगर सर्दी खांसी बुखार या इस तरह का बॉडी एक वगैरह किसी तरह का सिम्टम है तो जांच जरूर कराएं, क्योंकि अगर आप जांच नहीं कराएंगे तो होगा क्या कि आप अकेले इन्फेक्ट होकर कितनों को सोसाइटी में इन्फेक्ट करेंगे ये नहीं पता है। इसलिए जांच जरूर कराएं, और अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो ज़रूर अपने आप को, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी, झारखंड सरकार का भी होम आइसोलेशन गाइडलाइंस आया है, हमको उस तहत फॉलो करना है कि अगर इन्फेक्टेड हैं, अगर पॉजिटिव हैं, चाहे जो भी CR वैल्यू हो, CR वैल्यू वेरी करता है, तो आप अपने आप को ज़रूर आइसोलेट कर लें। और आपके कांटेक्ट में जितने लोग आए हैं, आप जैसे आपके घर के लोग हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, जो भी हैं, उन लोग का भी टेस्ट आप ज़रूर कराएं, ताकि हम लोग इसको और स्प्रेड होने से बचाया जा सके। ये हमारा उन अलग वैरायटीज़ के अलावा हमारा संदेश जनरल पब्लिक को ये रहेगा कि अगर आप इन्फेक्ट हुए हैं तो अपने आप को आइसोलेट कीजिए, अपने साथ के जो लोग हैं उसको रिक्वेस्ट कीजिए कि आप लोग भी अपना टेस्ट करा लीजिए, ताकि ये हम लोग कम्युनिटी में और स्प्रेड इस चीज़ को नहीं कर सकें, क्योंकि ये वैरायटी ये देखा गया है कि ये ज़्यादा संक्रामक है। डॉक्टर राज, ये जो संक्रामकता है वो तो है ही, सिवियरिटी कितनी है इसमें डेल्टा के तुलना में, या उसके पहले जो हम लोगों के पास डेटा जो उपलब्ध है, दक्षिण अफ्रीका से ये शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो कहा ये जा रहा है कि ये पिछले जो स्ट्रेन से कम खतरनाक है। लेकिन इसमें एक तथ्य की ओर ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूँगा कि ये एक साथ बड़ी आबादी को प्रभावित करेगा, संक्रमित करेगा। तो अगर सीवियरिटी कम भी है तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी और गैर सरकारी, उस पर अगर बहुत कम लोग भी सीरियस होते हैं तो चूंकि टोटल नंबर ऑफ मरीज जिनको ये संक्रमण हो रहा है वो इतना ज़्यादा होगा कि फिर से दबाव में आ जाएगा हमारा स्वास्थ्य से जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है। और जो प्रोजेक्शन है वो बताता है कि जब ये पीक पे पहुंचेगा, और ये इस महीने के मध्य से लेकर फरवरी के मध्य तक प्रोजेक्टेड है कि उसमें 15 से 20 लाख मरीज प्रतिदिन आ सकते हैं। और अभी अगर हम लोग पिछले 5 दिनों का देखें तो भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 15 गुना बढ़ी। 6,000 से हम लोग 1 लाख, आज का तो 1,17,000 है पिछले 24 घंटे का। झारखंड में 10 गुना, 400 साढ़े 400 के रेंज में था, 5,000 के ऊपर हो गया। तो अगर कम लोग भी ज़्यादा गंभीर होते हैं और उनको अस्पताल जाने की ज़रूरत है तो टोटल संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो हम लोग की आशंका है कि फिर एक बार जो दूसरी लहर थी जिसमें ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, वेंटिलेटर, ऐसी स्थिति आ सकती है। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस ओर लोगों का, जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि आप इस मुगालते में और ये इस नैरेटिव में मत रहिए कि ये कम संक्रामक है, क्योंकि अभी पहला तो सब जगह ये मैसेज गया कि इसमें डरने की बात नहीं है, हल्का फुल्का इन्फेक्शन। लेकिन आज का वार्निंग है एक कि नहीं, इससे भी मौत हो सकती है। और हम लोग के यहाँ झारखंड में तो जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ हो रहा है वहाँ ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उससे होने वाली मौतों का भी की संख्या भी क्रमशः बढ़ रही। आज दिल्ली का रिपोर्ट है कि अस्पताल में धीरे धीरे बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग मतलब हल्के में ना लें, मेरी सलाह ये रहेगी। हाँ डॉक्टर दिवेश, आप तो प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन में काम कर रहे हैं। रिम्स में 2 वेव आप देख चुके हैं, तीसरा वेव आपके सामने है। कुल मिला करके सिचुएशन क्या है आपके यहाँ, और जो प्रिवेंशंस चाहिए सोसाइटी के लिए
वो क्या होगा। इसलिए कि जिस सीजन में हम लोग हैं उस सीजन में तो ये सर्दी जुकाम आम है। दूसरे की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम जितना लाख दावा कर लें, हमारे यहाँ जांच की सुविधा नहीं है। ओमिक्रॉन की जांच कब आएगी पता नहीं। RT-PCR या दूसरे जो भी जांच के हैं वो कम्प्लीटली ऑथेंटिक नहीं है। माना जाता है जैसे कि अभी जी अब माना यह जाता है कि हाँ कंपैरेटिवली 90% 80% के आसपास। तो आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि जांच से पता लगे ऑथेंटिसिटी की, हाँ सचमुच में यह है, और नहीं पता लगे वैसे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम दबाव पड़े तो कुछ सोशल मेडिसिन हैं क्या जिस मेडिसिन से ले करके लोग घर में अपना इलाज करा सकें। जी जैसे पहले आपने बताया कि 2 वेव में जैसे रिम्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इस वेव को देखते हुए, दोनों वेवों को देखते हुए जो इंतजाम किए थे, वो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि फुल प्रूफ था, बट हाँ कोशिश की गई थी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को हम कांटेक्ट कर सकें और उनकी उपरोक्त इलाज कर सकें। और इस वेव के लिए भी रिम्स एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी बेड्स को और ऑक्सीजन सुविधा और वेंटिलेटर की सुविधा दुरुस्त की हुई है। फिर आपके जो दूसरा सवाल था कि जो टेस्टिंग सुविधाएं हैं या फिर जो अभी प्रेजेंटली है, तो अभी प्रेजेंट में जो सबसे अच्छा जो टेस्टिंग है वो RT-PCR ही है। और जो भी गिवन द कंडीशंस की अभी जो कंडीशंस हैं उसमें जो भी सिम्टोमेटिक होते हैं और जिसमें ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं कोविड के वायरस का, वो RT-PCR डिटेक्ट कर ही लेता है। सेंसिटिविटी जैसे आपने बताया कि हो सकता है कि 100% ना हो, बट नियर टू 90% 85% वो रहता है। तो हम फिर भी 90% पेशेंट्स को तो हम डिटेक्ट कर ही रहे हैं। और अब आई बात कि यदि टेस्टिंग फैसिलिटीज़ और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सर लोगों ने बताया कि अपने राज्य में, अपने देश में शायद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सिस्टम जो है उतना दुरुस्त नहीं है जितना शायद वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो। तो क्या सोशल मेडिसिन्स हैं कि जो हम लोगों को बता सकते हैं? उसके लिए मेरा ये कहना होगा कि हमको बेसिक्स पे ही स्टिक करना है। जो बाकी सर लोगों ने जैसे बताया कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, यही इसका आंसर है। और दूसरा सबसे बड़ा एक और वो है कि यदि आप सीवियरिटी और डेथ से बचना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन इज़ द सॉल्यूशन। वैक्सीनेशन ही इसका है और हमें कोशिश करना है कि जितने लोग हो सके, मैक्सिमम 100% नहीं हो तब भी जितने, हमारी सरकार और कम्युनिटी का ये प्रयास होना चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेकेंड डोज और जिनको बूस्टर की ज़रूरत है उनको बूस्टर जो 10 तारीख से स्टार्ट होने वाली है उनको लेना है, ताकि जो भी वेरिएंट हो, ये देखा गया है कि जितने भी वेरिएंट्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन वो मतलब इसकी सिवेरिटी और डेथ मोर्टेलिटी को कम करती है। इसमें तो कोई दो मत नहीं है। और इसलिए जब भी जितने से ज़्यादा लोग डबल डोज लेंगे वैक्सीन का और प्रिकॉशनरी जो डोज अभी सरकार ने जो गाइडलाइंस 10 तारीख से बताया है वो लेंगे तो कहीं ना कहीं हम इस वेव को भी ठीक से टैकल कर पाएंगे और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी उतनी लोड नहीं पड़नी चाहिए यदि वैक्सीनेशन अच्छी से रहे। और जो बाकी जो सर लोगों ने बताया कि जैसे सर्दी खांसी है तो अपने आप को आइसोलेट कर लेना है और चिकित्सीय परामर्श से जो भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है उसको लेना है और कोशिश करना है कि जो भी सर लोगों ने जैसे बताया कि प्रोजेक्टेड है कि 15 जनवरी तक ये पीक जाएगा या फिर 15 फरवरी के बाद सेकेंड वीक ऑफ जनवरी के बाद कभी भी पीक आ सकता है, उसके बाद धीरे धीरे ये कम होगा। तो उस दौरान हमको कोशिश करना है कि अगले 1-1.5 महीने तक जितना हम सतर्क रह सके, जितनी पब्लिक में हम कम जाना पड़े और जितनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सके,
मास्क हमेशा कोशिश करना है कि जब भी पब्लिक प्लेसेस में रहें मास्क पहन के ही रहें, ताकि वो जो संक्रमण की गति है हम उसको थोड़ा सा धीरे कर सकें। डॉक्टर चौहान, आपके यहाँ तो वैक्सीनेशन की कुल मिला के क्या स्थिति है? हम लोगों का रांची में गांधीनगर हॉस्पिटल वैक्सीनेशन सेंटर है। स्टेट गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। हम लोगों अभी 15 से 18 एज ग्रुप का भी जोर शोर से वैक्सीनेशन चल रहा है, प्लस एल्डरली जो भी नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन है वो भी आते हैं, उनको भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हमारे सब कोलियरी एरिया में, सब हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है, वहाँ पब्लिक आके वैक्सीनेशन ले रहे हैं। रिपोर्ट क्या है, मैंने परसेंटेज अगर देखें तो कितने % लोग आपके वर्कर्स और उनकी फैमिली? वर्कर्स लोगों का 100% वैक्सीनेशन हो चुका है जी। फैमिली मेंबर का मोर देन 60% हो चुका है। तो बाकी जो लोग हैं, क्योंकि फैमिली मेंबर में भी अगर वो रहता है कि वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो वो दूसरे को दे सकता है, उन लोगों के लिए क्या मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर? हम लोग उनको मोटिवेट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। इस बीच में डॉक्टर राज मैंने आर सिन्हा को छोड़ करके ये पूछ रहे हैं कि ये सारी बीमारियां, सारे वायरस विदेश से आ रहे हैं, इसको अगर आप वहाँ नहीं चेक करते हैं, इसलिए कि रांची का जो रिपोर्ट आप बता रहे थे कि रांची की रिपोर्ट देखिए तो मैक्सिमम संख्या बाहर से आने वालों की है, जो स्टेशन पर मिले हैं, जो एयरपोर्ट पर मिले हैं, इस तरह की जगह मिले हैं। ये जो चेक पॉइंट है उसको दुरुस्त करने का नहीं लगता है? दुरुस्त करने की व्यवस्था या उपाय तो लोग कर रहे हैं, सरकारी गैर सरकारी दोनों स्तर पे। कुछ आवागमन को सीमित किया जाए, वैसी नौबत फिर से आ रही है। जैसे पिछली बार के वेव में कुछ फ्लाइट्स कम किए गए थे, कहीं बहुत जगह से बंद कर दिया गया था, ट्रेन्स की संख्या कम की गई थी, और उससे भी महत्वपूर्ण कि स्टेशंस और एयरपोर्ट्स पे जांच करने की फैसिलिटी। तो जैसे कल की एक घटना है, सबने उसको देखा होगा, गौर किया होगा कि मिलान से एक फ्लाइट अमृतसर आई, उसमें 125 लोग पॉजिटिव थे। तो इससे फैलने का डर तो है ही है। तो बसेज हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो भी सिस्टम हैं, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह आना जाना पड़ेगा, कई कारण हो सकते हैं, रोजगार के लिए जाना पड़ सकता है, परिवार के उसी और मैं इशारा कर रहा था कि मजबूरी भी हो सकती है, जीवन मरण, हम लोग के यहाँ जो सोशल फंक्शन है, विवाह है, पर्व त्योहार है, उसको मिनिमाइज करने के लिए प्रयास तो हो ही रहा है सरकार की तरफ से भी और गैर सरकारी संस्था की। बार बार इसको सब लोगों ने बात कर ली है, 1 मिनट में बिना इजाजत के भी उसको समराइज अगर हम लोग करें कि क्या हो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड के अनुकूल क्या हमारा व्यवहार होगा, तो बहुत सिंपल है। SMS हर कोई जानता है, उसमें कुछ I ऐड कर दें, S सैनिटाइजेशन, M मास्क, फिर S सोशल डिस्टेंसिंग, और उसके बाद I है। तो आई में क्या है कि इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन, 2 डोज के बाद जो प्रिकॉशनरी डोज भारत सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप तीसरा डोज जिनको आवश्यक है, और सबको धीरे धीरे आवश्यकता होगी, सेकेंड डोज के 9 महीने के बाद अभी एडवाइस किया गया है। और आई क्या है, इम्यूनिटी इन्हांसर, उसमें जैसे प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, उसमें क्या है कि कुछ हमारे यहाँ पारंपरिक है जो मानते हैं हम लोग कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिसमें अदरक भी है, हल्दी भी है, तुलसी भी है, और इन्वेस्टिगेट, एक और आई हम उसमें जोड़ देते हैं कि अगर आपको जरा भी शक है तो जांच जरूर कराएं, ताकि आप खुद को, और फिर चौथा आई आएगा कि खुद को आइसोलेट कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को आइसोलेट कर सकते हैं, और आपकी वजह से दूसरा संक्रमित ना हो, उसका एक ही। यहाँ हम लोगों की कमजोरी है कि अक्सर इसको छुपा लेते हैं कि अच्छा सर्दी खांसी है, ठीक। अभी का जो
जो पढ़ा लिखा संवर्ग है या चिकित्सा के क्षेत्र के मेरे मित्र लोगों से बातचीत हुई, 1 दिन की सर्दी खांसी, 2 दिन के सर्दी खांसी के बाद चूंकि उसको लगा कि हम करा लें कि कहीं वो तो नहीं है, सबके सब पॉजिटिव निकल रहे हैं। इसमें मेरे कई बैचमेट्स हैं, मेरे जूनियर कलीग्स हैं। ये जागरूकता आम आबादी में अगर आ जाए, बिल्कुल, कि हम इसको नेग्लेक्ट ना करें कि हर साल जाड़ा में होता है, सर्दी है थोड़ा, तब हम लोग इस पर जिसका कंटेनमेंट आसान होगा और हमारे स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर लोड कम पड़ेगा। डॉक्टर सिन्हा, आप लोग हॉस्पिटल्स में सर्जरी तो नहीं रुकेगी, कम हो सकती है कि बहुत ज़रूरी नहीं है तो नहीं कराइए, तो कैसे वहाँ पर चीज़ों को मेंटेन करते हैं आप लोग? इस वेरिएंट के आने से पहले भी जो कोविड प्रोटोकॉल सर्जिकल का है, एक हम लोग का एक गाइडलाइंस आया है सर्जन्स ऑफ इंडिया की तरफ से, तो हम लोग उस प्रोटोकॉल को अभी भी उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं कि कोई भी पेशेंट आया है तो RT-PCR टेस्ट एक मस्ट है, सारा इन्वेस्टिगेशन मस्ट है। और अगर जो बहुत सारे कोमोर्बिड कंडीशन के पेशेंट्स हैं जिनको कि हार्ट अटैक है या हम हार्ट डिजीज़ है या डायबिटीज़ है अनकंट्रोल्ड या हाइपरटेंशन अनकोल्ड है, इनको जो है हम लोग सजेस्ट करते हैं इफ़ इमरजेंसी इज़ नॉट देयर, अगर इमरजेंसी नहीं है कि आप लोग अपने आप को कंट्रोल करके आइए। लेकिन इमरजेंसी में हम लोग डेफिनेटली RT-PCR टेस्ट कराते ही हैं और उसके बाद ही सर्जरी करते हैं, और सर्जरी करने के लिए जितना प्रोटोकॉल्स है फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग किट पहनते ही हैं, सारे मास्क वगैरह पहनते ही हैं। इसके अलावा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम लोग एक ध्यान रखते हैं क्योंकि ये पाया गया है कि GI ट्रैक्ट पेरिटोनियल फ्लूइड को भी ये वायरस इन्फेक्ट करता है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक निकला है जिससे कि गैस को हम लोगों ने सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डालते हैं ताकि बाहर का या OT के एनवायरनमेंट को वो इन्फेक्ट नहीं करे। लेकिन सर्जरी हो रही है, रूटीन सर्जरी भी हो रही है, इमरजेंसी सर्जरी भी हो रही है, लेकिन विथ ऑल प्रिकॉशंस। और सर्जरी करने के बाद भी हम लोग जनरली ये करते हैं कि सर्जरी करने के बाद भी पेशेंट को हम लोग आइसोलेशन में ही थोड़े दिन रखते हैं ताकि कम से कम 24 आवर्स तक टू सी इफ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम और नॉट। तो हमारा कहना यही है कि सब चीज़ें, कोई चीज़ें रुकती नहीं है। इमरजेंसी में कोई काम करना है तो रुकती नहीं है, लाइफ एंड डेथ का सवाल है, उसमें हमें करना ही है। लेकिन अपने आप को बचाते हुए, समाज को बचाते हुए और जो मरीज़ हैं उनको बचाते हुए हमें सारे नियम को फॉलो करना ही पड़ेगा ताकि हम लोग अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे सकें। डॉक्टर दिवेश, एक तो कुछ मेडिसिन्स है क्या? टीवी तो अपना हिसाब से अपना प्रचार करते रहता है कि फला मेडिसिन खाइए इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, अखबार जो है वो डालते रहते हैं कि इम्यूनिटी के लिए ये वाला विज्ञापन है, इसको खाइए, कोई हीरोइन आती है और बता देती है कि ये खा लीजिए। तो वैसे सिचुएशन में वो कितना कारगर है? जैसे कि फर्स्ट वेव में भी और सेकेंड वेव में भी काढ़ा की बहुत बात आई कि काढ़ा पीजिए, सब लोगों ने काढ़ा बनाना शुरू कर दिया। क्या काढ़ा, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन काढ़ा बनाना शुरू कर दिया। उसकी वजह से पेट जो है डिजॉर्डर हो गया बहुत सारे लोगों का। काढ़ा कितना पीना है, कितने साल तक पीना है, कितनी बार पीना है, कुछ नहीं हम पी रहे थे वो नहीं होगा। तो ये जो प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन में है इसमें कुछ है क्या? जैसे कि आमतौर पर बुखार में होता है कि पैरासीटामोल खा लिया। दो चीज़ें जैसे आपने बात की, एक कि जो भी कोविड के सस्पेक्ट मरीज़ हों या फिर कोविड पॉजिटिव मरीज़ हों उनके लिए ट्रीटमेंट, और दूसरा कि जो इम्यूनिटी इन्हांसर्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। माफ़ करिए, एक चीज़ और जोड़ देते हैं, वो भी जवाब चाहेंगे आपसे कि एक मेडिसिन प्रोटोकॉल जारी किया गया था पिछले साल, उसके पहले वाले में भी जी। तो कुछ इस तरह का आया है क्या? जी, तो इस बार जैसे देखा जा रहा है कि जो हमारा सिम्टम्स हैं वो चूँकि माइल्ड हैं, और उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक टाइप के केसेस के लिए जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन तो ठीक है, होम आइसोलेशन की ज़रूरत है, उनको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, जिसमें आप पैरासीटामोल जिसको एंटीपायरेटिक्स कहते हैं वो एज के अकॉर्डिंग डोज देना है। नहीं, बुखार है तभी ना? हाँ, बुखार है तभी मतलब सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब है कि आपको जो सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रीटमेंट करना है। और चूंकि ये वायरल है तो इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स की रोल नहीं है, बट
यदि डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो हो सकता है कि प्रोफाइलेक्टिकली या सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, और या फिर वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो आप चिकित्सीय परामर्श लेते हुए आपको मिलता है तो आप बिल्कुल लीजिए। और सिम्टम्स जैसे जनरली इस वेव में देखा जा रहा है, जो मैक्सिमम पेशेंट हैं वो उनके जो सिम्टम्स हैं वो बुखार है, बॉडी एक है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, स्क्रैची थ्रोट कह रहे हैं, सोरनेस ऑफ थ्रोट की गले में खराश टाइप की हो रही है, कुछ पेशेंट्स में वॉमिटिंग भी लेकर आ रहे हैं और कुछ पेशेंट्स में लूज मोशंस के साथ हैं, कुछ में सर्दी खांसी भी है जो नॉर्मल रनिंग नोज और खांसी होती है वो है। तो इनको लेकर जो भी चिकित्सीय परामर्श से आपको जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब होनी है, जैसे पैरासीटामोल हो गया, एंटीहिस्टामिनिक्स हो गई गले के खराश के लिए, या कोई कफ सिरप हो गया जो इस कोविड में वायरल यूआरटीआई में जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो, और ज़रूरत पड़े तो कुछ मल्टीविटामिन है जिसमें विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक आप दे सकते हैं। और पिछली बार की जैसे कुछ पैकेट्स बनाए गए थे और डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, उस हिसाब से भी मेरे ख्याल से सरकार कुछ ऐसा इस बार भी कर सकती है। बट जब भी जो भी पेशेंट ले वो चिकित्सीय परामर्श के बाद ही इन दवाइयों का सेवन करें और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे ध्यान देना है। दूसरा आया इम्यूनिटी इन्हेंसर्स के लिए, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा पिछले बार जो काढ़ा का वो दिया गया था, वो किसी भी चीज़ की अधिकता नहीं होनी चाहिए। जब भी हम इम्यूनिटी इन्हांसर्स की बात करते हैं तो वो एक बैलेंस टाइप का होना चाहिए, और लोगों में यह दिक्कत है कि वो एक्सेस कर जाते हैं। नहीं, उसमें लिखा हुआ नहीं है, दिक्कत ये है कि कितने दिन तक पीना हो ये लिखा हुआ नहीं है, जो प्रिस्क्राइब करता है वो बताता नहीं है कितने दिन पीना है। एग्जैक्टली, तो वो चीज़ है कि हो सकता है कि उसके कारण आपकी जो बैलेंस होम्योस्टेसिस है बॉडी की वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाए और कुछ और साइड इफेक्ट ना हो। ठीक है, आयुर्वेदिक में या नेचुरल चीज़ों में कम साइड इफेक्ट्स होती है, तो उसको बहुत नियंत्रण से एक हिसाब से जब वेव्स हो तभी लें। इसको ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए आप 3 टाइम 4 टाइम आप लिए जा रहे हैं, तो उसके कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की होम्योस्टेसिस गड़बड़ा सकती है, तो उसको हिसाब से लेना है। जो आयुष मंत्रालय के द्वारा काढ़ा बनाने के जो दिया गया, नेचुरली बहुत सारे इम्यूनिटी इन्हांसर्स हमारे प्रेजेंट हैं, हमारे परंपराओं मतलब परंपरागत इसमें देखा गया है कि दादी के नुस्खे हों, नानी के नुस्खे हों, हमारे घर में चल रहा है दूध हल्दी का, वो बिल्कुल नेचुरली आप ले सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। और कहीं ना कहीं हल्दी जो है, हजारों पेपर्स हैं, एविडेंस हैं साइंस में कि जो एंटीबायोटिक टाइप का काम करता है और कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है। दूध जो है आपको कैल्शियम, बाकी जितने भी मिनरल्स और विटामिन से वो दे रहे हैं, तो बिल्कुल वो लीजिए, उससे इम्यूनिटी इन्हांस हो सकती है। अदर जो मार्केट में जो अवेलेबल हैं, चाहे बहुत सारे कंपनीज की हों और कुछ नए अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं, वो हमेशा यदि लेना भी है तो मैं हमेशा बोलूँगा कि वो चिकित्सीय परामर्श के बाद ही लें। अपने मन से आप लेकर और आप उसका ज़्यादा डोज लेने के से आपको कुछ नुकसान हो सकता है। तो मैं चूँकि आयुर्वेदिक एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं नहीं बहुत ज़्यादा बता सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर मैं सजेस्ट करूँगा आम जनता को कि किसी भी चीज़ की अधिकता नहीं होनी चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल है। नेचुरली जो एग्जिस्टिंग है आप बिल्कुल अपने रूटीन के खाने पीने में आप यूज़ कर सकते हैं। आप अदरक चाय के साथ ले ही रहे हैं, आप ले सकते हैं। हल्का फुल्का यदि काढ़ा बनाने का है, आपको सिम्टम्स हैं, सोर थ्रोट है, तो सिम्टम्स को रिलीव करने में वो भी मदद करता है, आप बिल्कुल वो कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, आपके यहाँ जो कुलियरी का अंदर का एरिया है, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर इस तरह से अवेयरनेस क्या है और कितना है, कितना अवेयरनेस आप लोगों ने किया है, कराया है? पोस्टिंग के अलावा आपके जो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, किस ढंग से वो चीज़ें? हम लोगों ने सब एरिया में जी वीकली एक विलेज जाते हैं डॉक्टर्स, मेडिकल टीम जाती है विलेज में, जाके उनका हेल्थ चेकअप करती है। उस समय हम लोग कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, कैसे बचाव किया जाए उसके लिए बताते हैं। जो अभी बताए SMS+I के बारे में भी हम लोग ग्रामीणों को बताते हैं।
तो वहाँ से फीडबैक आपको क्या मिलता है, क्या कमी है जो वो लोग नहीं जानते, जो चाहते हैं कि वहाँ पर हो? एक तो हो गया कि भाई जांच हमारी नहीं हो पाती है, भीड़ बहुत लगी रहती है, आपके पास जांच के संसाधन कम हो सकते हैं। एक होता है कि हमको मेडिसिन नहीं मिल पा रहा है, हम तो वो कहना है फलाना मिले थे, वो बोल दिए थे काढ़ा पीने के लिए, वो काढ़ा पी रहे हैं, तो काढ़ा से हमारा ठीक हो जाएगा, ऐसे ही सारा कुछ चलता रहता है। तो वहाँ क्या फीडबैक आपको क्या मिलता है कैंप से? हम लोग मेडिसिन लेके ही जाते हैं फील्ड में, तो देते भी हैं मेडिसिन, और उस तरह का गवर्नमेंट भी तो मेडिसिन दे रही है सफिशिएंट डोज में, वहाँ गवर्नमेंट मशीनरी भी दे रही है। उस तरह का हमको कम मिला है। जो कमी है हम लोग को खुद मेडिसिन दे देते हैं। रेगुलर विलेज हेल्थ कैंप हम लोगों का होता है कोलेर एरिया में, प्रोजेक्ट कैपिटल एरिया में। हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम ग्रामीणों को बेनिफिट मिले। डॉक्टर सिन्हा, आपके पीरियड में फीडबैक क्या था विलेजर्स की तरफ से, या जो आपके कोलेरी वर्कर्स थे उसका फीडबैक क्या था? एक्चुअली उस वक्त क्या था कि इनिशियल वेव था, वो इनिशियल वेव की होने वजह से एक लोगों में फियर साइकोसिस बहुत ज़्यादा पैदा हो गया था, और इसी फियर साइकोसिस से बचने के लिए हम लोगों ने उस वक्त जैसे है गाँव में काफ़ी हम लोगों ने प्रोपेगेंडास करवाया था कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें आपको बताई जा रही है, जो आज भी वही चीज़ें हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटेशन, क्या कहते हैं, मास्क, यूज़ ऑफ मास्क, प्लस ये जितने इम्यूनिटी बूस्टर्स दवाइयाँ, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयाँ हैं, ये सब के लिए भी हम लोगों ने उस वक्त भी यही चीज़ कहा था। और इससे ये फ़ायदा हुआ कि उसके बाद जब इम्यूनाइजेशन आया तो लोग इम्यूनाइजेशन के प्रति बहुत जागरूक रहे, और लाइन लगा लगा के इम्यूनाइजेशन लोगों ने अपना बढ़ चढ़ के किया, और हर आदमी एक दूसरे को प्रोत्साहित ज़रूर किया गांव में। वहाँ के जो लोकल ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं या जो और लोग हैं, उन लोगों की भी काफ़ी मदद उस वक्त मिली इन चीज़ों को कोप अप करने में। तो वो जो फियर साइकोसिस लोगों में था, जो डर की भावना थी, वो धीरे 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 ख़त्म हो गई। लेकिन वो 3 वेव के बाद जो ये वेव, वो 3 वेरिएंट के बाद जो ये वेरिएंट आया है, इसमें लोग आज के दिन में, मैं यही जानता हूँ, मैं जो देख रहा हूँ कि लोग उतने ज़्यादा डरे हुए नहीं हैं। लोग कह रहे हैं कि है, लेकिन सब यही कह रहे हैं, जैसे डॉक्टर राज ने भी कहा, डॉक्टर देवेश ने भी कहा कि सर्दी खांसी बुखार है, ठप ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो लोग ये देख रहे हैं कि इसकी संक्रामकता कम है, फैल रहा है लेकिन सीवियरिटी काफ़ी कम है। लेकिन मैं बार बार यही कहना चाहूँगा, मैं यहाँ के लोगों से यही अपील करूँगा, जैसे कि डॉक्टर राज ने बताया कि लोग ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। पहले लोग कम संक्रमित हो रहे थे, लेकिन पहले अगर मान लीजिए डेल्टा वेरिएंट में अगर 10% लोग को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती थी, आज अगर 1% की भी हमें ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्ट कर जाए टू कोप अप विद दैट प्रॉब्लम। इसीलिए लोग इसको कभी भी हल्के से नहीं लें और जितनी सावधानियां हैं बरतें। तीसरा, जो इम्यूनाइजेशन की बात डॉक्टर देवेश ने कही, इम्यूनाइजेशन अभी भी हम लोगों ने 60%, अभी भी कहने को तो एक 150 करोड़ का इम्यूनाइजेशन हो चुका है, लेकिन अगर दोनों डोजों की इम्यूनाइजेशन की बात हम लोग करें तो अभी भी काफ़ी पीछे हैं। ओनली 40 या 45% लोगों का ही डबल डोज इम्यूनाइजेशन हो चुका है, और ये एकदम प्रूफ हो चुका है कि जिन लोगों ने भी डबल डोज इम्यूनाइजेशन लिया है, बूस्टर, अब मेडिकल प्रोफेशनल्स, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, 60 से ज़्यादा के कोमॉर्बिड कंडीशंस के लोगों का बूस्टर 10 तारीख से शुरू हो रहा है। लेकिन जिन लोगों ने भी 2 डोज लिया हुआ है पहले से, ये बात कंफर्म है, ये प्रूव्ड हो चुका है कि उनको इस ओमिक्रॉन से भी सीवियरिटी उनकी डिजीज़ की कम हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत कम पड़ रही है, डेथ्स कम हो रहे हैं। इसीलिए बाकी चीज़ों को फ़ायदा ध्यान में रखते हुए जो लोग इम्यूनाइजेशन नहीं लिए हैं, हम लोगों को ये प्रोत्साहित करना होगा, एक मैसेज देना होगा इन मास कि आप लोग डबल जो भी नहीं कराए हैं, आप लोग इम्यूनाइजेशन जरूर करा लीजिए। इससे आपको ही फ़ायदा है। आपका अगर आप इससे ग्रसित भी होते हैं तो आपकी डिजीज़ की सीवेरिटी कम होगी, हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत कम आएगी। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ। ये जो बात SMS एंड आई में भी जो 3-4 बातें हैं, इम्यूनिटी बूस्टर डोज लेना है, इम्यूनाइजेशन लेना है, ऑल सभी चीज़ों का मैसेज एक जनरल पब्लिक में जाए कि हम लोगों को ये चीज़ें करनी है, तभी हम लोग इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। अन्यथा अगर हम लाइटली लेंगे तो संक्रमण, ठीक है, मानते हैं कि इन्फेक्टिविटी कम है, लेकिन अगर 1% भी अगर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी
तो शायद हम लोग कॉप अप नहीं कर पाए इस स्थिति में। मान लीजिए पहले 10,000 केस थे, उसमें हमें 100 हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती थी या 1,000 की हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। आज अगर 1 लाख केस है उसमें भी हमको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत उतनी ही पड़ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना होगा। भले ही ये कम सीवियर है, सीवियरिटी इस डिजीज़ की कम है, तो एक मैसेज ज़रूर ये पब्लिक में जानी चाहिए कि हम लोगों को बाकी सब चीज़ों का ध्यान हमको करना ही चाहिए, जो भी चीज़ें हैं। SMS एंड आई जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर राज भी हमेशा कह रहे हैं कि हमेशा इस चीज़ को प्रोजेक्ट करके करना है, तो मैं तो यही चाहूँगा। डॉक्टर राज, डॉक्टर स्वामीनाथन जो चीफ साइंटिस्ट हैं WHO की, उनका मैं सुन रहा था और देख रहा था, उन्होंने भी यही बातें लगभग कही जो आप लोग कह रहे हैं, वो सारी सावधानियाँ का। लेकिन उन्होंने कहा कि रात में कर्फ्यू का कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है, इसका कोरोना उससे डर जाएगा, घबरा जाएगा और कोरोना नहीं होगा, इसलिए कि वो संपर्क में आने से होता है। संपर्क में आमतौर पर काम भारत में दिन में ही होता है। कुछ जगह छोड़ दीजिए, फैक्ट्रीज़ को छोड़ दीजिए, अब जो लड़के क्या ना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, तो रात तो सोने के लिए है। और इतने लोग डरे हुए हैं, वैसे भी ठंड का दिन है कि जाड़े में 8 बजे तक दुकान बंद करके दुकान उठा के लोग चले जाते हैं। तो एक तो ये कि सरकार को इसमें क्या करना चाहिए, कैसे रिस्ट्रिक्शंस में जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो मुश्किल है रोटी की, रोजगार और रोटी, वो भी चलता रहे। सिर्फ कह देने से, रेस्ट्रिक्ट कर देने से बात बनती नहीं है। और उनके पास न संसाधन है भर्ती होने का, जो लोग रोजगार रोटी के वो में भटक रहे हैं। आज भी ट्रेनों में भी टिकट जाइए, टिकट नहीं मिलेगा ट्रेनों में, बसों में टिकट नहीं है, एडवांस जब तक नहीं कटाइए तब तक। उनमें जिन लोगों ने डबल डोज ले लिया है और ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं, कोई भी जो वैक्सीन होता है वो आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देता कि बीमारी नहीं होगी। अगर बीमारी होती है तो उसकी सीवियरिटी कम हो, वो उतना खतरनाक नहीं। यही हर पे आदमी पे लागू होता है। जिस 2 डोज ले लिया है और जो तीसरे डोज के लिए एलिजिबल होंगे वो तीसरा भी ले। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 100% तो कहीं संभव नहीं होता है किसी फील्ड में, लेकिन बहुतायत में जब लोग कम से कम 2 डोज वैक्सीन लगने के 3 हफ्ते बाद हम लोग माने, तो वो जब हो जाएगा तो संक्रमित होने की आशंका कम हो जाएगी। और जो संक्रमित होंगे वो गंभीर रूप से बीमार होंगे, इसकी आशंका भी कम हो जाएगी। तो रोजी रोटी का अच्छा, उसमें पब्लिक में कोविड एप्रोप्रिएट, आज का तो आपका विषय ही वही है। सिर्फ विशेषज्ञ या सरकार नहीं, ये दायित्व आम नागरिक का भी है। उदाहरण के लिए दुकानें 24 घंटे खुले रहें या 8 घंटा खुले रहें, जो एक लगाया गया था कि दुकान के सामने बैरियर लगा दें, जो सर्कल्स बनाए गए थे कि दूरी बना के, हम उसका पालन करने में जब लापरवाही बरतते हैं तो अपने को और समाज को और इन एक्सटेंशन पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं। यही हो रहा। दुकान खुलनी चाहिए, हर आदमी को रोजमर्रे की जरूरत है, काम भी होगा। बहुत से सेक्टर्स में क्रमशः ओपनिंग अब जिसको कह रहा था तो वो शुरू हुआ। अभी फिर से कुछ जैसे पार्क बंद हो गए, जिम बंद हो गए, रेस्टोरेंट है 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चला सकते हैं। तो उसमें आम आदमी के समझदारी और सहयोग की बहुत जरूरत है। सिर्फ कानून के डंडे के डर से अगर चाहेंगे तो इस तरह से जो महामारी होती है वो कभी काबू में नहीं आती। डॉक्टर दिवेश सिंह, फर्स्ट और सेकेंड वेव की तुलना में अभी जो आवक है आपके यहाँ पेशेंट्स का, वो किस तरह के लोग हैं? डबल वैक्सीन ले चुके हैं, डबल डोज हो चुका है? जो हमारे यहाँ पे पेशेंट अभी जो एडमिट हो रहे हैं, मुश्किल से 40 पेशेंट ही हैं हमारे अभी अस्पताल में कोविड पॉजिटिव के। वो भी मैं बोलूँगा इंसिडेंटल फाइंडिंग है, वो कोविड पॉजिटिव के किसी और चीज़ के लिए मरीज भर्ती हुए थे और उनका जांच में निकल आया है। जो सांस की प्रॉब्लम लेकर या फिर कोविड से रिलेटेड सिम्टम्स के साथ जो हमारे पास पेशेंट है, सिर्फ 4 पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है या फिर कहीं ना कहीं कुछ और जो कोविड से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हो रही हैं। तो मल्टी डिजीज वाले लोग हैं कि नॉर्मल है?
देखिए हमारा अस्पताल सब कुछ, मैं जैसे बताया ना कि नहीं, जो चार्ज जिसकी बता रहे हैं आप, हाँ नहीं वो जो है वो कोविड से रिलेटेड निमोनिया के पेशेंट है, और बहुत अभी यदि इतने बड़े इसमें देखा जाए तो बहुत कम हमारे अस्पताल का जो वो है बहुत कम है। और जो हमारे ओपीडी में पेशेंट्स आ रहे हैं, वो जो हमारे स्क्रीनिंग क्लिनिक और फ्लू क्लिनिक जो चल रही है उसमें जो पेशेंट आ रहे हैं, उसमें भी मैंने जैसे पहले बताया कि जो यदि हम माने कि ये ओमाइक्रॉन का वेव है झारखंड में, क्योंकि चूंकि अभी तक जांच रिपोर्ट आई नहीं है 25 दिसंबर के बाद का जो सैंपल्स है उसका, बट हम मान के चल रहे हैं कि ओमाइक्रॉन ही होनी चाहिए। तो उसमें बुखार, सर्दी, खांसी। तो ओमाइक्रॉन सिम्टम क्या देता है, कोई सिम्टम देता है क्या? देखिए जो देखा गया है साउथ अफ्रीका और हांगकांग में, जहाँ पे पहली बार ये केसेस मिले थे, या फिर और भी दुनिया भर के जो बाकी देशों में जो मिल रहे हैं, उसमें फीवर, बॉडी एक और स्क्रैची थ्रोट, यही सिम्टम्स हैं। और अभी भी हमको भी जो ओपीडी में देखने मिल रहा है वो मैक्सिमम केसेस इनके ही है। तो अभी ऐसा भयंकर सिचुएशन तो नहीं दिख रहा है जैसा सेकेंड वेव जो डेल्टा वेव का था, बट जैसे सर ने बताया कि चूंकि बहुत संक्रमण बहुत तेजी से है, तो एक छोटे के समय में बहुत ज़्यादा लोग पॉजिटिव होंगे, और जो सिवियरिटी भी होगी यदि कम होने के बावजूद भी, यदि लेस देन 1% है, तब भी जो संख्या होगी वो ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो मैशनरीज हैं वो ऑलरेडी सतर्क हो चुके हैं, और उसके हिसाब से अपने जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त कर चुके हैं। और एक आपके प्रश्न में जो छुपा, शायद आप जानना चाहते थे, इसको हम लोग टेक्निकली डॉक्टर की जो भाषा है उसमें कहते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। इसका अर्थ ये है कि दोनों डोज हमने लगा लिया है, इसके बावजूद हम संक्रमित हो गए कोविड के किसी भी वेरिएंट स्ट्रेन से, ऐसा हो रहा है। लेकिन जितने केसेज रिपोर्ट हैं, कई वीआईपीज हैं जिनका अक्सर हम लोग चर्चा में आता है कि उन्होंने दोनों डोज लिया था, हो गया, ऐसा हो रहा है। लेकिन उसमें वही बात जो डॉक्टर की, उनमें डिजीज उतना सीवियर नहीं है, जान का खतरा बहुत कम है। लेकिन ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, एक ये टर्म ही इसीलिए बना है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, किसी भी वैक्सीन, हमने पोलियो इरेडिकेट कर दिया, लेकिन एक दौर जब मैं हाउस सर्जन था और ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो ओपीडी में ऑलमोस्ट 50% केसेस पोलियो के आते थे, जबकि वैक्सीनेशन काफी लोगों का हो चुका था। अब नहीं देखने को मिलता। बिल्कुल। तो ऐसा होगा, कोविड भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा, स्ट्रेन्स बदलेंगे, म्यूटेंट्स बदलेंगे, सीवियरिटी कम होगी, लेकिन क्रमशः सीवियरिटी कम, उसके बाद एंडेमिक हो जाता है, अर्थात जैसे सर्दी, खांसी ये सब होता है उस तरह का, या और जैसे हम लोगों ने देखे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सब है, वो एंडेमिक हो जाएगा। बिल्कुल एंडेमिक हो जाएगा, ऐसा ही होना है। और जो डबल, आप जैसे बता रहे थे, जो डबल वैक्सीन जो लिए हुए हैं, मैं सेकेंड वेव से मैं बता रहा हूँ, सेकेंड वेव में भी वही है कि जिन्होंने वैक्सीन लिया हुआ था उनमें सिवियरिटी नहीं थी, डेथ नहीं था। इवन ओमाइक्रॉन में भी जो हमारे पास केसेस हैं, वो या तो कुछ दिन पहले ही पहला डोज लिए हैं तो शायद उतनी एंटीबॉडीज नहीं बनी है जो अभी एडमिटेड हैं, नहीं तो अनवैक्सीनेटेड हैं। और जो एक आध केस जो ऐसा दिखा कि जिनमें डेथ पाया गया वायरल निमोनिया का है, वो अनवैक्सीनेटेड थे। तो ये तो एकदम क्लियर है कि वैक्सीन ही आपको बचा सकता है, और सबको वैक्सीन लेना चाहिए। कहीं भी इसमें वैक्सीन हेजिटेंट नहीं होना है, आपको वैक्सीन लेना है। नहीं, वो तो अब लोग ले रहे हैं। एक सवाल और बनता है कि जिनको कोविड हुआ था, शरीर अपने हिसाब से इम्यूनिटी तैयार करता है, अपने इम्यून करता है जितना उसकी क्षमता है उसके हिसाब से वो, और उन्होंने फिर डबल डोज ले लिया, ठीक है, तो उनकी क्या स्थिति है? आपके यहाँ जो पेशेंट्स आए हैं उसमें उस तरह के लोग हैं क्या जिनको कोविड पहले हुआ था, उन्होंने बाद में डबल डोज लिया था? बिल्कुल ऐसे केसेस भी हैं। लेकिन मैं देखिए, इस बीमारी को आपको समझने के लिए दो चीज़ें समझनी होगी। जो सीवियरिटी होगी वो हमेशा तब होगी जब आपको वायरस लंग्स के अंदर में चला जाएगा, और वहाँ पर वो फिर एंटीजन एंटीबॉडी की खेल होता है, और फिर आपकी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, जिस स्टॉर्म आता है, और जिसके कारण आपको सीवियरिटी होती है और लंग्स पूरा खराब हो जाता है। जब आप वैक्सीनेटेड रहते हैं तो
इन्फेक्शन जो है आपकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक होता है, वहीं सीमित रह जाता है, क्योंकि उसके बाद आपकी जो वायरस है और जो आपके अंदर की एंटीबॉडीज़ हैं वो वहीं रोक लेता है, आपको अंदर लंग्स में डैमेज नहीं होने देता है, या फिर पूरे शरीर में साइटोकाइन स्टॉर्म जितना हाई होना चाहिए उतना नहीं होने देता है, जिसके कारण आप बचे रहते हैं, सीवियरिटी नहीं होती है। तो जो इन्फेक्शन है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं जाके इन्फेक्शन होगा, लेकिन वो कभी भी सीवियर नहीं होगा यदि आप में एडिक्वेट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुकी हैं। तो वो चाहे नेचुरल इन्फेक्शन से हो, वैक्सीन से हो, दोनों में से मतलब और दोनों मेरे मतलब मित्र, मेरे बैचमेट रिम्स में प्रोफेसर हैं, कोविड उनको हुआ था सेकेंड वेव में भी, दोनों डोज वैक्सीनेशन उनका दोनों डोज हुआ, अभी फिर वो कोविड से संक्रमित हुए, लेकिन वही बात जो डॉक्टर दिवेश और हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, उनका बल्कि पूरा परिवार संग पॉजिटिव आ गया, लेकिन एक हफ्ता घर में रहे और सब लोग ईश्वर की कृपा कहें, साइंस का ब्रेक कहें, सब ठीक हैं। और अभी जो नया प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक वो अब ड्यूटी भी ज्वाइन करना चाहते हैं। 7 दिन पूरा हो गया, उन्होंने कहा कि 2 दिन और, 10वें दिन से पब्लिक प्लेस में मास्क लगाना सिर्फ उसमें है अनिवार्य। एक और हम आपसे डॉक्टर दिवेश जानना चाहेंगे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हमको लगता है, वो ये है कि जो कुल मिला के सिचुएशंस बन रहे हैं, उस सिचुएशंस में जो आप बता रहे हैं कि डबल डोज और बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं आप, तो बूस्टर डोज में प्रायोरिटी दी गई जो स्वाभाविक था, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ जो जैसे जैसे वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, हाँ। मान लीजिए सबसे पहले जो भारत सरकार के द्वारा जो 16 जनवरी से स्टार्ट हुई है ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, तो सबसे पहले हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स में हेल्थ केयर वर्कर्स को लिए, उसके बाद फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को लिए, फिर 60 साल से ऊपर वाले को जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी उनको लिया गया, और फिर 60 साल के लोगों को फिर 45 से 60। एग्जैक्टली यही क्रम में जो है वो बूस्टर डोज का भी टाइम आएगा, और भारत सरकार के द्वारा 9 मंथ्स का जो डेट है उसके बाद नहीं आपने जो कहा बूस्टर डोज के लिए 10 से शुरू कर रहे हैं जी, 10 जनवरी से, तो प्रायोरिटी तय हुई क्या कि किस वो प्रायोरिटी 9 मंथ्स की है कि बूस्टर डोज जो लेना है वो 9 मंथ्स पे है। तो आप जब देखेंगे नहीं 9 मंथ, थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को सिर्फ हमारे समझने के लिए तो बात तय नहीं, बिल्कुल। तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने सेकेंड डोज ले लिया था 9 महीना पहले, उनको बूस्टर डोज पड़ेगा, चाहे किसी एज ग्रुप के हों, जो क्या कहेंगे 35 to 60 वाले जो लोग हैं। तो जो नहीं एल्डरली पीपल कोमॉर्बिडिटी क्रम वही रहेगा जो वैक्सीन के शुरुआत। अब देखिए मतलब पहले 9 मंथ हम नहीं समझ पा रहे हैं। 9 मंथ देखिए, सेकंड डोज मान लीजिए जो 60 प्लस का कोमॉर्बिडिटी है उनका स्टार्ट जो हुआ था वो 1 मार्च से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1 मार्च से स्टार्ट हुआ था, यानी सेकंड डोज उनको लगा होगा 1 अप्रैल के बाद, जो 1 अप्रैल से लेकर आप जोड़ लीजिए 9 महीने। अच्छा, तो उसके बाद उनका जो टाइम आएगा वो 1 फरवरी के बाद आएगा, और तो उनको ऑटोमेटिक मैसेज आएगा, उनको मैसेज आएगा 8 तारीख के बाद जो बोला गया है कि उनको मैसेज आएगा, और ये आ जाएगा कि आप सेकेंड डोज मतलब बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी के लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं। आप नजदीकी अपने जो भी कोविड सेंटर होमोलोगस होना है, जो आपने कोविशील्ड लिया हुआ है वही लेना है, चेंज नहीं करना। जो वैक्सीन पहले 2 डोज लगा, तीसरा भी उसी का उसी डोज पे कंट्रोवर्सी और कॉकटेल नहीं होगा। ये कंट्रोवर्सी तो रहेगी, हाँ, ये कंट्रोवर्सी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि एंटेगी की भी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी जो इम्यूनाइजेशन है उसमें ये कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो हेट्रोलोगस पे जा रहे थे, बट कोई भी पब्लिक हेल्थ इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रॉब्लम ये है कि 60 करोड़ लोगों को यदि फर्स्ट डोज कोविशील्ड का लगा है और 10 करोड़ को कोवैक्सीन का, यदि कोवैक्सीन वाले को कोविशील्ड, तो उतनी डोजेस कहाँ से कोवैक्सीन बना ही नहीं सकती है, तो इसलिए बहुत हौच-पौच हो जाएगा। इसलिए पब्लिक हेल्थ इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये जो होमोलोगस का वो लिया गया है डिसीजन, मेरे ख्याल से सरकार के लिए बहुत एक करेक्ट डिसीजन है। एक सवाल आया है, सवाल है कि फ्रंट लाइनर के लिए सेकेंड डोज का क्या टाइमिंग क्या होगा? तो फ्रंट लाइनर में जो मेडिकल और पैरामेडिकल के अलावा जो फ्रंट लाइनर है, मीडिया है, उनका भी टाइम 10 तारीख के बाद शुरू होगा, लेकिन वो 9 महीना का जो ये है सब पे लागू है। उनके पास मैसेज आएगा, उस मैसेज का मैसेज आएगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल है वो आ जाएगा उनके पास कि नाउ दे आर एलिजिबल फॉर बूस्टर डोज, कहीं बगल में जाके ले लीजिए, और कहीं भी जो आसपास जो भी आपके वहाँ पे वहाँ जाके ले लीजिए।
वो 8th ऑफ जनवरी के बाद ये स्टार्ट होगा। आप कंक्लूड कर रहे हैं डॉक्टर चौहान, एक तो ये कि आप अपने वर्कर्स के लिए, आप अपने एरिया के लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहें। मैं चाहता हूं जो वैक्सीनेशन परिवार वालों के अंदर में जो वैक्सीनेशन नहीं लिए वो वैक्सीनेशन ले, और अगल बगल अपना साथी अपना रिश्तेदारों को भी प्रोत्साहित करें वैक्सीनेशन लेने के लिए, और सोशल डिस्टेंसिंग मास्क पहने और अपना आपको सैनिटाइज फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज करें, और इम्यूनाइजेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज इम्यूनाइजेशन। डॉक्टर सिन्हा, आप चाहें तो रिपीट भी कर सकते हैं, आप तो लगभग सब कुछ नहीं, वैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको लोग फॉलो करें। अपने अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ है उसको छिपाएं नहीं, टेस्ट कराएं, और अगर किसी को सर्जरी की ज़रूरत है हिचकिचाएं नहीं, घबराएं नहीं, और आराम से सर्जरी करवा सकते हैं। बीइंग ए सर्जन मैं इतना ही कहूँगा, इमरजेंसी ही नहीं, रूटीन सर्जरी भी आप आराम से करवा सकते हैं। वो जो हमारा एक प्रोटोकॉल है हम उसी के तहत उसको करेंगे, इसलिए ज़्यादा पैनिक या ज़्यादा ये होने की, किसी तरह की पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोटोकॉल है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, अगर कोई सिम्टम्स हैं तो ज़रूर जांच कराइए, और जो सिंपल सा रूल्स हैं जो कि आप सबको सभी लोग जानते हैं, दैट इज SMS एंड I, सबको फॉलो करना है। कोविड के अनुरूप आपका व्यवहार कैसा हो, इस पर बीच बहस में हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे। मेरा मकसद यह था कि हम आपको यह जानकारी दें कि आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। बीच बहस में आज तो इतना ही, अगली बार मिलें किसी और मुद्दे पर चर्चा करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।